महान कलाकार पाब्लो पिकासो ने एक बार कहा था कि अच्छे कलाकार नकल करते हैं लेकिन महान कलाकार चोरी करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब उन्होंने ऐसा कहा होगा तो वो हाल ही में आई हुई डुप्लीकेट कार्टून्स की बाढ़ का जिक्र कर रहे होंगे। माना कि बेहतरीन से बेहतरीन कलाकार भी एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन कुछ कंपनियों ने पैसा कमाने की जल्दबाजी में बहुत से हिट कार्टून कॉन्सेप्ट्स को सीधे सीधे कॉपी कर डाला। यकीन नहीं होता तो चॉप किक पांडा से लेकर गोबर एंड द घोस्ट चेजर्स तक की नकलें खुद देख लीजिए। तो आज वक्त है एनिमेशन के खिलाफ ऐसे ही कुछ अपराधों का फैसला सुनाने का, जिसमें हम अब तक की सबसे खराब, अजीबोगरीब और हंसाने वाले कॉपीड कार्टून देखने वाले हैं। मधुमक्खियां ही मधुमक्खियां। आप में से कुछ लोग शायद 2007 के बाद में पैदा हुए होंगे, जिससे मुझे इतना बूढ़ा महसूस हो रहा कि मेरी हड्डियां चूर चूर हो गई हैं। लेकिन मेरे जैसे बुजुर्ग मिलेनियल्स उस समय मौजूद रहे होंगे जब पश्चिमी संस्कृति पर एक बड़ा हमला किया गया था। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब दिग्गज कॉमेडियन जेरी सीनफील्ड, जो अब तक के सबसे सफल अमेरिकी सिटकॉम शो सीनफील्ड के निर्माता हैं, उन्होंने बच्चों के लिए एक फिल्म द बी मूवी लिखने का फैसला किया। कहानी को शॉर्ट में गए तो एक मधुमक्खी शहद चुराने के आरोप में मानव प्रजाति पर मुकदमा कर देती है। पागलों वाली बात है ना? लेकिन कहानी की सबसे अजीब बात तो यह है कि महिला को सचमुच एक मधुमक्खी से प्यार हो जाता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में वो औरत और मधुमक्खी एक जोड़े के रूप में नजर आते हैं, जो साथ मिलकर फूलों की एक दुकान चलाते हैं। जी हाँ, बच्चों को ये बकवास दिखाई गई। 2000 के दशक का आखिरी हिस्सा वाकई एक बड़ा ही अजीब समय था। फिल्म की कहानी भले ही बेहद पागलपन भरी थी, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर $293 मिलियन की कमाई की, और इसलिए द बी मूवी ने छोटी एनिमेशन कंपनियों को फायदा उठाने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में रिलीज हुई प्लान बी, स्पार्क प्लग एंटरटेनमेंट द्वारा 2007 में बनाई गई मॉकबस्टर। उसी साल जब द बी मूवी रिलीज हुई थी, कम से कम प्लान बी में कोई बेतुका मधुमक्खी मानव रोमांस नहीं दिखाया गया, और कहानी शहद की हद से ज्यादा मांग करने वाली रानी मधुमक्खी द्वारा किए जा रहे अत्याचार पर केंद्रित थी। जहां बी मूवी ब्राइट और कलरफुल थी, वहीं प्लान बी का एनिमेशन बहुत ही घटिया है। सस्ता बजट हर एक फ्रेम में झलक रहा है, पर कम से कम वे कैरेक्टर्स को राक्षस जैसी लाल आंखें देने से तो बच ही सकते थे। प्लान बी को अब तक की सबसे खराब फिल्मों में से एक होने का रुतबा मिला है, जिसके लिए इसे ऑफल मूवीज विकी पर भी लिस्ट किया गया है, और रिव्यूज भी एकदम खुलकर लिखे गए, जिनमें से सबसे बेहतरीन कुछ इस प्रकार हैं। एक्टिंग वाहियात है और एनिमेशन बहुत ही खराब। पूरी की पूरी मूवी एकदम खराब है। ओह गॉड। इस व्यक्ति ने एनिमेशन की तुलना स्लीप पैरालिसिस वाले राक्षसों से की, जिन्हें वे रात में अपने बिस्तर के अंत में देखते हैं, जबकि इस बंदे को फिल्म देखने के बाद अपनी आंखों को एसिड से धोने की जरूरत महसूस हुई। ये रिव्यू कुछ अलग था, क्योंकि जनाब को फिल्म से जुड़ी इकलौती शिकायत ये थी कि इसमें सिर्फ मधुमक्खियां ही मधुमक्खियां थी। वहीं एक साहब ने सलाह दी कि अगर आपको प्लान बी पसंद आई हो तो आपको किसी मनोचिकित्सक की मदद लेनी चाहिए। पर मेरा सबसे फेवरेट रिव्यू तो था, प्लान बी ने सचमुच मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, 10 on 10। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जेरी ने लिखा है? सस्ती नकल। जैक ब्लैक कॉमेडी जगत के एक दिग्गज हैं, जो पो द केक एज कुंग फू पांडा की आवाज के पीछे की सनसनी भी है। जैकी चैन, एंजेलिना जोली, लूसी लियू और सेथ रोगन जैसे हॉलीवुड दिग्गजों की इस तरह की फिल्म की नियति में भी महानता लिखी थी। बेहद लोकप्रिय इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म जून 2008 में रिलीज हुई, और तब से इस कड़ी की अगली 3 फिल्मों ने मिलकर $180 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, जिसमें कुंग फू पांडा 4 भी शामिल है। इस तरह के सुपरहिट पांडा के साथ कोई हैरत की बात नहीं कि सस्ती नकलें कराटे किक से भी ज्यादा तेज नजर आने लगती हैं। सबसे पहले नवंबर 2008 में द लिटिल पांडा फाइटर रिलीज हुई, कुंग फू पांडा के 6 महीने से भी कम समय बाद, और इसे सीधे DVD पर रिलीज किया गया था। पर इसे बनाने वाले कम से कम अपनी खुद की कहानी तो लाई थे, जिसमें पैन काडा नाम का एक जाइंट पांडा एक पेशेवर डांसर बनने के ख्वाब देखता है। पर शायद पिक्चर का बजट बड़ा ही कम था, क्योंकि इसका एनिमेशन बड़ा ही लो क्वालिटी का था। इसका 3D एनिमेशन ऐसा खतरनाक है मानो कुंग फू पांडा के एनिमेटरों को बंदी बनाकर उनसे फिल्म बनवाई गई हो। और ये मूवी जितनी भी बुरी रही हो, पर ये इतनी घटिया नहीं थी जितना कि अगली है नकल। चॉप किक पांडा। ये एक 2D एनिमेटेड फिल्म थी, जिसकी कहानी भी पूरी तरह से कुंग फू पांडा से ली गई थी। इसमें एक आलसी पांडा दिखाया गया है जो मार्शल आर्ट का गुरु बनने का ख्वाब देखता है। और अजीब बात तो यह है कि ये फिल्म असल में एक योगा कंपनी द्वारा रिलीज की गई थी। जी हाँ, 2011 में गाइया इंक ने योग और ध्यान सिखाने वाली वीडियोस बनाना छोड़कर बेहद घटिया और नकली एनिमेटेड फिल्में बनानी शुरू कर दी, शायद ज्यादा पैसे कमाने के लिए। अगला एग्जाम्पल है ड्रीम वर्क के पुस इन बूट्स अ फेरी टेल। हैप्पी फीट की नकल करने वाली इस फिल्म में नाचने वाला एक पेंगुइन है, जिसका नाम है टैपी टोज।
पेंगुइन को टैप डांसिंग शक्ति हासिल होती है, जिसका उपयोग वो एक दुष्ट हर्मिट केकड़े से लड़ने के लिए करता है। जैसा कि आपको उम्मीद होगी, ये फिल्म सीधे डीवीडी पर फ्लॉप हुई। अंत में गाया इंक लोगों में अपनी फिल्मों के लिए रुचि पैदा नहीं कर पाई। शायद कंपनी को योगा पोज सिखाने पर ही टिके रहना चाहिए था। फाइंडिंग माई रिलीजन 2003 यानी 20 साल से भी ज्यादा पहले जब फाइंडिंग नीमो रिलीज हुई थी तो इसे एक बेहतरीन एनिमेशन फिल्म के तौर पर सराहा गया था। अपने खोए हुए बेटे की तलाश कर रहे एक क्लाउन फिश की कहानी ने पूरी दुनिया में लोगों के दिल झकझोर दिए और बॉक्स ऑफिस ने निर्माताओं की जेब को $940 मिलियन के प्रॉफिट से भर दिया। पर अचानक फाइंडिंग नेमो की सफलता का फायदा उठाने की कोशिश में मछलियों पर बेस्ड फैमिली फिल्म्स की बाढ़ सी आ गई। पर एक फिल्म बाकियों से अलग थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसने फाइंडिंग नेमो की नेमिंग स्टाइल की नकल की, इसलिए नहीं कि इसके किरदार फाइंडिंग नेमो के किरदारों की कार्बन कॉपी थे, बल्कि इसलिए कि इसमें मछली की थीम को आस्था के साथ जोड़ा गया था। मिलिए फाइंडिंग जीसस से। जी हाँ, फाइंडिंग जीसस। आपको भले झूठ लग रहा हो पर ये पूरी तरह से सच है। 2020 में रिलीज हुई फाइंडिंग जीसस दो हमेशा मुस्कुराने वाली मछलियों मगल्स और जॉय और उनके 3D एनिमेटेड कारनामों की कहानी पर बेस्ड है, जो हमेशा मुस्कुराते रहने वाले जीवों को बाइबल की कहानियां सुनाते हैं। पिक्चर के सभी सीन एकदम एक जैसे हैं और सभी मछलियों के हाव भाव हूबहू एक जैसे हैं और हर समय सिर्फ बाइबल से जुड़ी बातें होती रहती हैं। IMDb.com पर 10 में से 1.1/10 के प्रभावशाली स्कोर के साथ आपको लगता होगा कि इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता, पर आप गलत हैं, क्योंकि डायरेक्टर जेसन राइट महज एक ही घटिया मूवी बनाकर कहां शांति से बैठने वाले थे। सो उन्होंने एक और पिक्चर बनाई और अंदाजा लगाइए उसका नाम क्या रखा। जी हाँ, फाइंडिंग जीसस 2। पर मुझे तो ये सोचकर अजीब लग रहा है कि यीशु तो खुद पानी पर चलते थे, इसलिए निश्चित रूप से वो समंदर की तली में तो मिलने जरा है ना। नए पैकेट में पुराना माल। एनिमेशन को आमतौर पर बच्चों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन एक एनिमेटेड शो ऐसा है जिसे हार्ड R रेटिंग मिलनी चाहिए, जो है साउथ पार्क। दुनिया के नक्शे पर आप शायद ही ऐसा कोई देश ढूंढ पाएंगे जहां साउथ पार्क के किसी भी एपिसोड पर पाबंदी ना लगी हो, लेकिन कुवैत ने पूरी सीरीज पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि साउथ पार्क में मुसलमानों पर आपत्तिजनक मजाक किए गए। लेकिन असली शो पर पाबंदी के चलते कुवैत वालों ने शो की अपनी खुद की नकल बना डाली। ब्लॉक 13 को 2000 में रिलीज किया गया था और जिसमें अरबी मूल के लड़कों के साथ साथ पार्क के मुख्य किरदारों को फिर से रचा गया। कार्टमैन की जगह ली अब्बूद ने, क्लासिक बीनी की जगह ली एक सफेद धार्मिक टोपी ने, लेकिन काइल की ट्रैपर टोपी ब्लॉक 13 के अजोज ने भी पहन रखी थी। ये शो एक गर्म रेगिस्तान में सेट है और वहां पहनने के लिए एक अजीब सी गर्म टोपी। जाहिर है नकलची एनिमेटरों के पास अपने खुद के कोई आइडियाज तो होंगे नहीं, है ना। ओरिजिनल साउथ पार्क की ही तरह ये शो भी कुवैत के लोगों से संबंधित सामाजिक मुद्दों को दिखाती है, लेकिन इसे पारिवारिक बनाने के लिए आपत्तिजनक हंसी मजाक हटा दिया गया। एक बड़ा फर्क यह है कि बेचारे केनी की तरह सालूम की मौत हर एपिसोड में नहीं होती। यह सीरीज 2000 से 2002 तक कुवैत टीवी पर प्रसारित हुई थी और इसके 3 सीजन बनाए गए थे। पर शो के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि बेहद रूढ़िवादी खाड़ी क्षेत्र में बनाया जाने वाला ये पहला कार्टून शो था, यानी उन्होंने चुना भी तो ऐसा शो जो उनके समाज के लिए सबसे ज्यादा आपत्तिजनक था। इस ट्विस्ट में तो ऐसी विडंबना छिपी है कि ओरिजिनल शो के रिएक्टर खुद को गर्व से चौड़ा महसूस कर रहे होंगे। चूहा दौड़। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में आपके किचन में कुछ चूहा देख लूं तो वहां दोबारा कभी कुछ ना खाऊं, लेकिन जब बात आती है एनिमेटेड मूवीज की तो हम सभी ये घिन बगल में रखकर राटाटूई एंजॉय करते हैं। 2007 में रिलीज हुई ये फिल्म रेमी नाम के एक चूहे की कहानी है, जो एक फ्रेंच शेफ की टोपी में छुपकर खाना बनाने में उसकी मदद करता है और छिपकर उसे किसी कठपुतली की तरह कंट्रोल करता है। बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही इस फिल्म ने $60 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर भी जीता। और जैसा कि मुझे यकीन है अब तक आप जान ही गए होंगे, जहां भी कोई एनिमेटेड फिल्म हिट होती है वहां कोई ना कोई नकलची आ ही जाता है, जैसे कि रैटाटूइंग। रैटाटूई को बनाने में जहां कई साल लगे थे, वहीं ब्राजीलियन एनिमेशन स्टूडियो ब्रिंकेडो ने इस नकल को मात्र 4 महीनों में तैयार कर दिया और ये बात फिल्म की घटिया एनिमेशन में साफ नजर आती है, जिसकी लंबाई ओरिजिनल फिल्म की आधी यानी सिर्फ 45 मिनट है। कहानी एक चूहे पर आधारित है जो शेफ बनकर अपना खुद का एक रेस्टोरेंट चलाता है। बीच बीच में फिल्म के चूहे हा हा लाला करके चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि एनिमेटर फिल्म में
बीच में समय भरने की कोशिश करते हैं। क्यों भाई, रैटाटूई की पूरी कहानी नहीं है क्या कॉपी करने के लिए? अब आप अपना सर खुजाकर सोच रहे होंगे ऐसी घटिया फिल्में आखिर बनाई क्यों जाती हैं। असल में कम बजट वाली इन नकलों का बिजनेस मॉडल ये है कि उन्हें रैटाटूई वाले महीने में ही रिलीज करने के लिए तेजी से तैयार करते हैं और ओरिजिनल की लोकप्रियता का फायदा उठाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट बूढ़ी दादियों से आता है जो गलती से अपने पोते पोतियों के लिए गलत डीवीडी खरीद लेते हैं। जैसे कि बुजुर्गों के लिए इतना ही काफी ना रहा हो, उसी स्टूडियो ने अब की भी नकल की। दिल को छू लेने वाली एक फिल्म है जिसमें एक बूढ़ा एडवेंचर पर जाने के लिए अपने घर पर हजारों गुब्बारे बांध देता है, लेकिन सस्ती नकल व्हाट्सएप बैलून टू द रेस्क्यू में वो गुब्बारों को एनिमेट करने की जहमत नहीं उठाते, बल्कि सिर्फ एक बड़ा सा गुब्बारा बांध देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इतने समझदार तो हैं ही कि ऐसी नकली फिल्में कभी नहीं देखेंगे, लेकिन ये नकली फिल्में लोगों को इन्हें खरीदने के लिए लुभाने के लिए टाइटल में एक जैसे शब्द इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण के लिए 2012 में ड्रीम वर्क की लोकप्रिय मेडागास्कर सीरीज का 3rd पार्ट रिलीज हुआ जिसका नाम था मेडागास्कर 3 यूरोप्स मोस्ट वांटेड। जो मेडागास्कर एस्केप टू अफ्रीका के आगे की कहानी है। फिर क्या, लाइफ्स अ जंगल अफ्रीकाज मोस्ट वांटेड नाम की नकल भी झट से आ गई। ये फिल्म सफारी के दौरान सवाना में खो जाने वाले स्वेटर पहने हुए कुत्ते के साहसिक कारनामों पर आधारित है। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अफ्रीकी जानवरों के एक ग्रुप पर आधारित एक जैसे नाम, कैरेक्टर, डिजाइन और मूवी पोस्टर आपको आसानी से धोखा दे सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन सर्च करते हैं तो एक जैसे नाम के कारण आप गलती से नकल वाली फिल्म खरीद सकते हैं। इसलिए कोई भी मूवी किराए पर लेने या खरीदने से पहले टाइटल को ध्यान से जरूर देखें और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो उसे बिल्कुल ना खरीदें। सप्रेम जॉर्जिया से भले ही कार्दाशियन अमेरिका की सबसे मशहूर फैमिली बनना चाहते हो, पर दुनिया में इतना पीला स्प्रे टैन है ही नहीं कि वे अब तक की सबसे लंबी चलने वाली एनिमेटेड सीरीज द सिम्पसन्स वाली फैमिली जितने मशहूर हो सकें। अमेरिकी जीवन पर हल्के फुल्के व्यंग करने वाले इस कार्टून को पहली बार 1989 में प्रसारित किया गया था और आज 3 दशक के बाद भी ये प्रसारित हो रहा है और अपने 34वें सीजन में चल रहा है। द सिम्पसन्स की सबसे खास बातों में से एक है कि हर एपिसोड की स्टार्टिंग क्रेडिट्स में कोई नया जोक होता है। शीर्षक अनुक्रम के दृश्य चुटकुले प्रत्येक एपिसोड में कैसे बदलते हैं, क्या आप इस वाले में फर्क ढूंढ सकते हैं? वीडियो की क्वालिटी एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके ग्राफिक्स वाकई बहुत खराब है। जाहिर है ये द सिम्पसन्स के किसी एपिसोड की शुरुआत नहीं है बल्कि द सैमसनादजे है। शो के निर्माता शाल्वा रमिशाविली का दावा है कि ये एक जॉर्जियन फैमिली पर बेस्ड एक पूरी तरह से ओरिजिनल कार्टून है जो जॉर्जियन कॉमेडी और कल्चर को दर्शाता है। बस बादलों में कोहर के गाने से शुरू होने वाले ओपनिंग क्रेडिट्स, थीम सॉन्ग, पात्रों की पीली त्वचा और ब्राउन रंग के उस मशहूर सोफे वाले स्टार्टिंग सीन को छोड़कर निर्माता के इनकार के बावजूद ये एकदम साफ है कि द सैमसनादजे द सिम्पसन्स की ही एक सस्ती नकल है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये एनिमेशन सीरीज अभी हाल ही में 2009 तक टीवी पर दिखाई जा रही थी। अगर आप इसे जॉर्जिया से देख रहे हैं तो मेरी संवेदना पूरी तरह से आपके साथ है भाई, लेकिन सैमसनादजे ने कम से कम कुछ मामलों में तो ओरिजिनल रहने की कोशिश की थी। दोनों सीरीज में कुछ मजेदार फर्क हैं, जैसे कि शुरू में नजर आने वाला हरा तोता जो असल में फैमिली का पेट है जिसे कोकी कहते हैं। वहीं फैमिली के पिता गेला सैमसनादजे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बजाय बैंक में काम करते हैं और होमर सिम्पसन के विपरीत उनके सर पर बाल पूरे हैं, बल्कि उनका बेटा जिया स्पाई की हेयर स्टाइल वाले बार्ट के उलट एकदम गंजा है। फैमिली को पूरा करती है गेला की पत्नी डोडो जिसके बाल भूरे हैं और वो लंबे नीले बालों वाली मार्ज के मुकाबले बड़ा हैवी मेकअप करती है। फिर है बेटी शोरेना जिसके बाल अदरक के रंग के हैं और जो लीजा से उलट किताबों के बजाय लड़कों में ज्यादा मन लगाती है, पर दोनों ही एक जैसी ऑरेंज कलर की ड्रेस और मोतियों का हार पहनती है। लेकिन सिर्फ कैरेक्टर डिजाइन देखने भर से ही आप सिम्पसन के ग्राफिक्स को और भी ज्यादा सराहना करेंगे क्योंकि सभी सैमसनादजे आलू की अधभरी बोरियों से नजर आते हैं भाई। ओरिजिनल शो की तरह ही द सैमसनादजेस भी जॉर्जियाई समाज पर कटाक्ष और व्यंग करता है।
यही कारण है कि शो में 1992 का एक अजीबोगरीब सीन है जहां हर कोई फौजी कपड़े पहनकर हाथ में मशीन गन पकड़े हुए, जैसे 1991 से 1993 तक हुए जॉर्जियाई गृह युद्ध का संदर्भ दिखाता है। मोटे तौर पर द सिम्पसन्स से द सिम्पसन्स के मुकाबले काफी ज्यादा पॉलिटिकल है। उदाहरण के लिए जहां द सिम्पसन्स के मेन विलन हैं मिस्टर बोन्स, वहीं द सिम्पसन्स के विलन होते हैं रशियन पॉलिटिशियंस। जैसे वो एपिसोड जिसमें रूस के पुतिन जॉर्जिया में एक जासूस भेजते हैं। जॉर्जिया और रूस के तनावपूर्ण रिश्तों पर एक टिप्पणी थी जिसके लिए शो को बहुत ही आलोचना मिली। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब था कि लोग गड़बड़ियां पकड़ने के लिए सही, पर इस शो को देखते जरूर थे। शो के निर्माताओं को इसके लिए बहुत ही बधाई हो भाई। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि खराब एनिमेशन वाला द सिम्पसन्स कभी भी द सिम्पसन्स जितना लोकप्रिय नहीं हो सका। और शुक्र है इस विचित्र पीले परिवार को सिर्फ एक सीजन के बाद ही उनके दुख से मुक्ति दे दी गई। वैसे ये ठीक वैसा ही है जैसा होमर ने एक बार कहा था। You tried your best and you failed miserably. The lesson is never try. स्कूबी डू की बेशुमार नकलें। हमने इतने सारे नकली कार्टून कवर कर लिए हैं कि अब आपको हर जगह नकली कार्टून ही दिख रहे होंगे। जैसे स्नेक और फंगस द बूगीमैन को ले लीजिए। जाहिर है ये भी नकल का ही एक मामला है, राइट? जी नहीं, कभी कभी दो अलग कार्टून्स का कॉन्सेप्ट सचमुच एक जैसा हो सकता है। असल में 2001 की फिल्म स्नेक 1990 में छापी गई एक अमेरिकन पिक्चर बुक पर आधारित थी, जिसमें एक भयानक हरा राक्षस एक बड़ी बदसूरत सी राजकुमारी से शादी कर लेता है। वहीं फंगस द बूगीमैन बच्चों की एक ब्रिटिश पिक्चर बुक थी जो कि स्नेक से भी पहले 1977 में प्रकाशित हुई थी। हरे राक्षस के बारे में एक कहानी थी जो कि बच्चों को डराता फिरता था। स्नेक फिल्म की सफलता के बाद 2004 में मूल फंगस बुक पर एक टीवी मिनी सीरीज बनाई गई थी और अब इंटरनेट हरे ट्रोल से भरा पड़ा। एनिमेशन की दुनिया में कोई पूरी तरह से ओरिजिनल आइडिया मुश्किल होता है और अक्सर लोकप्रिय शोज के ही कॉन्सेप्ट्स को बार बार परोसा जाता है। उदाहरण के लिए 1973 में गूबर एंड द घोस्ट चेजर्स नाम का एक शो रिलीज किया गया था। क्या आप पहले से जानते हैं कि ये शो किस कार्टून की नकल करता है? चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। इस शो में भूत प्रेत वाली थीम एक मैगजीन के लिए काम करने वाले टीनेज पत्रकारों का एक ग्रुप दिखाया गया है। उनके पास हरे रंग का एक बड़ा सा कुत्ता है जिसे गूबर कहा जाता है। हर एक एपिसोड में किसी नए भूतिया रहस्य को सुलझाता हुआ वो नजर आता है। क्या आप में से कोई अब तक सही जवाब समझ पाया? जी हाँ, करेक्ट। गूबर में पूरी तरह स्कूबी डू की नकल की गई है। लेकिन यहाँ एक मजे का ट्विस्ट है। इसे हेना बारबरा प्रोडक्शंस द्वारा ही बनाया गया था, वही कंपनी जिसने असली वाले स्कूबी डू को बनाया था। स्कूबी डू वेयर आर यू ओरिजिनल सीरीज 1969 में शुरू होकर 1976 तक चली थी। उसके बाद इसे फ्रेंचाइजी बना दिया गया जिसमें कई फिल्म, वीडियो गेम और शो शामिल थे। लेकिन हेना बारबरा को पता था कि उसके पास कार्टून का एक हिट फॉर्मूला है, इसलिए उन्होंने स्कूबी डू के कॉन्सेप्ट को बदलकर बार बार यूज किया। स्कूबी को गूबर बनाने से लेकर 1971 के द फंकी फैंटम तक, जिसमें 3 टीनेजर और उनका एक कुत्ता था जो गलती से 2 भूतों को आजाद कर देता है। फिर 1976 में क्लू क्लब आया जिसमें बात कर सकने वाले 2 कुत्तों को शामिल करके दोगुनी सफलता पाने की कोशिश की गई थी। लेकिन शो आधे से भी कम लोगों को आकर्षित करने में विफल रहा। यहाँ तक कि 1975 में प्रसारित होने वाले जैबर जॉ में उन्होंने एक बड़ी सी शार्क को कुत्ते का दोस्त बना दिया। लेकिन ये शो भी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। हेना बारबरा ने 1979 में लॉन्च किए गए स्कूब द न्यू शमू के साथ हेना बारबरा ने राइम करने वाले नामों का भी सहारा लिया। इस शो में शमू का नाम आकार बदलने वाला एक प्राणी दिखाया गया जो किशोरों के एक समूह को रहस्य सुलझाने में मदद करता था। लेकिन किसी नकली ब्रांड के स्कूबी स्नैक की तरह इनमें से कोई भी शो असली वाले शो का स्वाद नहीं पकड़ पाया और सारे के सारे कॉपीड शो ज्यादा से ज्यादा एक ही सीजन के बाद बंद कर दिए गए होंगे ही, क्योंकि स्कूबी डू तो सिर्फ एक ही हो सकता है ना? कोकोबट। अगर मैं पूछूं कि समुद्र की तली में एक अनानास के अंदर कौन रहता है तो हर कोई जवाब देगा स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैट्स। ये शो एक खुश मिजाज सी स्पॉन्ज और बिकनी बॉटम में अपने समुद्री दोस्तों के साथ उसके रोमांच के बारे में। ये अब तक की सबसे हिट कार्टून फ्रेंचाइजीज में से एक है जो 13 सीजन तक चली और $13 बिलियन से ज्यादा का सामान बेच चुकी है। यानी शो इतना ज्यादा लोकप्रिय था कि किसी ना किसी को इसकी नकल करनी थी। सो आ गया 2006 में कोकोनट फ्रेट्स फ्रूट सैलेड आइलैंड। पहली नजर में आप इस शो को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मान सकते हैं कि ये कोई ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होगा। शो एक नारियल के बारे में जो एक रेतीले द्वीप पर बात कर सकने वाले फलों के साथ रहता है। लेकिन ट्रॉपिकल थीम और कोकोनट फ्रेट के लगातार खुश रहने वाले बच्चों जैसे व्यक्तित्व से ये जल्दी ही साफ हो जाता है।
ये स्पॉन्ज बॉब की एक नकल की तरह है। ये कोकोनट फ्रेड एक ऐसा स्पॉन्ज बॉब है जिसकी पर्सनैलिटी 10 गुना बढ़ा दी गई है। कोकोनट हमेशा बदमाशियां करता है और अपने दूसरे फल दोस्तों के साथ लड़ता झगड़ता रहता है। बाकी कैरेक्टर्स इस नारियल से इतना परेशान हो चुके हैं कि जब देखो उसे मजा चखाते रहते हैं। कोकोनट फ्रेड के बारे में पूछे जाने पर बातूनी नींबू वेजी ने कहा, वो बड़ा जागरूक है और खतरनाक रूप से दोस्ताना पेश आ रहा है। दूसरे लोग कोको फ्रेड को किसी भी कीमत पर अवॉइड करना चाहते हैं, शायद इसलिए कि वो पूरे शो में लोगों को आतंकित करता रहता है। शो कोको फ्रेड की अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदलने की पावर पर आधारित है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वीप के अन्य निवासियों के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। कोको फ्रेड की ज्यादातर रचनाएं जोक्स पर बनी होती हैं, जैसे कि फ्रूट कैनाल या ट्रॉपिकल स्टॉर्म पैदा करना। कोको फ्रेड बड़ा ही इरिटेटिंग लगता है, इतना कि उसके वॉइस आर्टिस्ट तक उसे पसंद नहीं करते। रॉब पॉल्सन ने खुलकर फ्रेड की बुराई की और शो को स्पॉन्ज बॉब की एक बेशर्म नकल बताया। अब सवाल उठता है कि फिर कोको फ्रेड को आखिर पसंद कौन करता है? क्योंकि शो मात्र 13 एपिसोड के बाद रोक दिया गया था, इसलिए शायद जवाब होना चाहिए कोई नहीं। शायद ये शो थोड़ा ज्यादा चलता अगर मुख्य किरदार थोड़ा और शर्मीला होता। देखो, मुझ पर भी तो इन घटिया जोक्स का असर हो रहा है मेरे भाई, है ना? आउल बी डैम्ड। वॉकिंग डेड से लेकर द लास्ट ऑफ अस तक टीवी पर तबाही के बाद की दुनिया में बसे शोज की भरमार है, लेकिन ऐसे भयानक दृश्यों को एनिमेट करना शायद बच्चों के किसी शो के लिए बेस्ट आइडिया नहीं है। बावजूद इसके द लैंड ऑफ ऊ की कल्पनाशील सेटिंग एक हिट शो साबित हुई। फिन और उसके आधे कुत्ते आधे नूडल जैसे दोस्त जैक के कारनामे दिखाने वाला एडवेंचर टाइम कार्टून नेटवर्क के सबसे हिट शोज में से एक था, जिसके एक एक एपिसोड में 30 लाख दर्शक जोड़ा करते थे। शो को काफी सराहा गया था और 2010 से 2018 तक चले 283 एपिसोड लंबे शो ने 8 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीते थे। सीरीज ने ढेर सारे स्पिन ऑफ बुक्स, कॉमिक्स और वीडियो गेम्स को जन्म दिया, और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि इसकी नकलें देखने को भी मिली। जी हाँ, एक चाइनीज एनिमेशन जिसे द लेजेंड ऑफ लकी पाई कहा जाता है। दोनों कार्टून्स की एनिमेशन स्टाइल एक जैसी थी, जिसमें तलवार धारण किए हुए नूडल जैसे हाथों वाले मेन कैरेक्टर को दिखाया गया था, जिसमें राक्षसों से लड़ना और एडवेंचर करना उनको बहुत पसंद था। कुत्ता जैक और घोड़ा लकी दोनों के पास अपना रूप बदल सकने वाली शक्तियां, लेकिन जहां जैक अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले सकता है, वहीं लकी 2 टांगों पर खड़े होने वाले इंसानी रूपी घोड़े से 4 पैरों वाले नॉर्मल घोड़े में बदल सकता है। बस एक दूसरा फर्क यह है कि लकी पाई का साथी है एक मानव रूपी उल्लू जिसका नाम है आह पाई, लेकिन उसका डिजाइन एकदम साफ फिन जैसा दिखाई देता है, जिसका नुकीला सफेद सिर फिन की ट्रेडमार्क टोपी की नकल पर बना हुआ है। आह पाई की पर्सनैलिटी भी फिन के जैसी है, जो राक्षसों से लड़ते समय उग्र लेकिन लड़कियों के सामने शर्मीला हो जाता है। लेकिन हो सकता है 12 साल के सारे लड़के ऐसा ही करते हो। दोनों ही शोज में लोक कथा और फूड आइटम्स पर बेस्ड अजीब और गरीब कैरेक्टर्स की एक कास्ट है। दोनों शोज के बीच एक स्पष्टता समान है। एडवेंचर टाइम की प्रिंसेस बबलगम और लकी पाई की स्ट्रॉबेरी वॉरियर। लकी पाई में एडवेंचर टाइम की सेटिंग का भी उल्लेख है, जहां एडवेंचर टाइम लैंड ऑफ ऊ में घटित होता है, वहीं लकी पाई मशरूम स्टार की दुनिया में सेट की गई है। यह एडवेंचर टाइम में होने वाले परमाणु मशरूम युद्धों का संदर्भ है, जिसकी वजह से सर्वनाश के बाद की दुनिया में द लैंड ऑफ ऊ का उदय हुआ। दोनों शो भाइयों के प्यार, दोस्ती और अपने विश्वास पर डटकर खड़े होने की हिम्मत जैसी थीम्स पर आधारित है। लेकिन जहां एडवेंचर टाइम को एनिमेटर्स के एक पूरे स्टूडियो ने तैयार किया है, वहीं द लेजेंड ऑफ लकी पाई चाइनीज एनिमेटर्स के एक ग्रुप द्वारा बनाया गया प्यार भरा तोहफा है। मुख्य धारा के बेमजा कार्टून से थक हार कर उन्होंने बिना स्टूडियो के शो तैयार किया और ज्यादातर फंडिंग पैट्रियन पर अपने फैंस द्वारा हासिल की। और ये तंग बजट सीरीज के घटिया ग्राफिक्स में साफ नजर भी आता है। जहां एडवेंचर टाइम अपनी पतली पॉलिश स्मूथ लाइंस के लिए जाना जाता है, वहीं लकी पाई की लाइंस थोड़ी मोटी हैं, लड़खड़ाती हुई सी, हाथ से बनाई हुई लगती हैं। शो के सीन्स में एडवेंचर टाइम के चटक रंगों के मुकाबले सोबर, भूरे और मटमैले रंग ज्यादा हैं। लेकिन ये शो एडवेंचर टाइम के लिए एक तरह की श्रद्धांजलि साबित हुई, क्योंकि 2015 से 2018 तक इसके सिर्फ 5 एपिसोड ही दिखाए गए थे। तो चाइनीज एनिमेटर्स ने एडवेंचर टाइम का अपना खुद का संस्करण बना डाला। यानी ये नकली माल का मामला कम, अनुसरण या फॉलो करने का मामला ज्यादा लगता है, और यही शायद तारीफ का उच्चतम रूप है मेरे भाई। निंजा टर्टल्स की अनगिनत नकलें। कोई 4 ऐसे रैंडम शब्द बताइए जिनका एक दूसरे से कोई संबंध ना हो। म्यूटेंट, टीनेज, टर्टल और निंजा। ये वायरल होने की कोशिश कर रहे किसी टिकटॉकर के हैशटैग के रैंडम वर्ड्स की तरह लग सकते हैं, लेकिन इन्हें एक साथ मिलाकर देखें तो बन जाएगा सुपर हिट शो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल।
बिना किसी संदर्भ के ये शब्द एकदम बेतुके से लगते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स केविन ईस्टमैन और पीटर लिड ने इस अजीब से टाइटल को भी हिट बना दिया। यह आइडिया तब शुरू हुआ जब दो कॉमिक आर्टिस्ट यूं ही बैठकर एंजॉय कर रहे थे। तभी केविन ने मास्क पहने हुए और हाथ में नन चाकू पकड़े हुए एक कछुआ बनाया। उन्हें लगा कि किसी कछुए के मशहूर धीमेपन और एक निंजा की तेजी और फुर्ती के फर्क को मिलाना बड़ा मजेदार होगा। उन्होंने आइडिया को आगे डेवलप किया और 4 कछुओं की एक टीम बनाई, जिनमें से हर एक का अपना एक पसंदीदा हथियार था। और इस तरह जन्म हुआ लियोनार्डो, राफेल, डोनेटेलो और माइकल एंजेलो, जो असल में उनके फेवरेट आर्टिस्ट का नाम था। 1984 में मिराज स्टूडियो द्वारा एक इंडी कॉमिक्स लाइन के रूप में शुरू की गई इस बुक को 3 साल के बाद ही एक बेहद पॉपुलर कार्टून में बदल दिया गया। न्यूयॉर्क शहर में सेट ये सीरीज टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के एडवेंचर की कहानी है, जिसमें वो अपराधियों से लड़ते हैं। ओरिजिनल वाली सीरीज कॉमिक बुक को फिर से तैयार करते हुए एक हल्का फुल्का सा मजाक भरा कार्टून शो बना दिया गया। 1990 तक ये सीरीज 125 से ज्यादा टीवी चैनल्स पर रोजाना दिखाई जाने लगी। कार्टून हिट होने के बाद टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल के खिलौने बनाने का लाइसेंस प्लेमेट्स टॉयज को दे दिया गया, जिसने 400 डॉल्स और प्ले सेट समेत टॉयज की एक बड़ी रेंज निकाली। इन खिलौनों को बच्चों ने हाथों हाथ लिया और 1988 से 1922 के बीच कुल 110 करोड़ डॉलर के खिलौने बेचे गए। जाहिर है, ऐसी जबरदस्त सफलता के बाद दूसरों ने भी ये हिट फॉर्मूला दोहराने की कोशिश की, और ऐसा करने के लिए आपको बस एक साई-फाई नाम, एक मार्शल आर्ट और एक मानव रूपी जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। और ये पाना भला कितना मुश्किल हो सकता है। तो 1990 में हाजिर हो गया नकल वाला ऐसा पहला, जिसका नाम था सैमुराई पिज्जा कैट्स। मजे की बात यह है कि यह कार्टून जापान में बनाया गया था, यानी वो कल्चर जो निंजा टर्टल की प्रेरणा था। आज वो अपनी खुद की एक वैसी फ्रेंचाइजी बना रहा था। उन्होंने म्यूटेंट निंजा टर्टल की जगह समुराई कैट्स को दिखाया, और इकलौता आइडिया नहीं था जिसे उन्होंने कॉपी किया। निंजा टर्टल्स को पिज्जा बहुत पसंद है, लेकिन समुराई कैट्स उनसे एक कदम आगे जाते हुए एक पिज्जेरिया में काम करती हैं। पर कम से कम ये शो ये छिपाने की कोशिश तो नहीं करता कि ये किसी की नकल कर रहा है। पहले ही एपिसोड में अब बूढ़े हो चुके निंजा टर्टल्स को वृद्ध आश्रम भेजने का उल्लेख किया गया, क्योंकि स्टार्टिंग थीम में एक बूढ़े मिस्टर टर्टलमैन भी दिखते हैं, जो कहते हैं इनके पास किसी भी कछुए से ज्यादा फर है, जो है तो सच, पर एक प्रतिद्वंदी शो की आलोचना करने का खराब तरीका है। और जैसे कि इतने से पूरी तरह साफ ना हो रहा हो, मिस्टर टर्टलमैन निंजा टर्टल का फेमस कैच फ्रेज काउबंगा भी दोहराते हैं। कार्टून ने मजाकिया स्वभाव अपनाया, जिसमें बहुत सारे आत्म संदर्भित चुटकुले थे, जो खुद का और निंजा टर्टल का शो का मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि पॉप कल्चर के अन्य पहलुओं का भी मजाक उड़ाया जाता, जिसमें बैट कैट नामक एक चरित्र था जो कि बैटमैन का संदर्भ था। ये जापान में एनिमे फैंस के बीच एक कल्ट हिट साबित हुआ, जिसके इंग्लिश फॉर्मेट को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करने के लिए लाइसेंस दिया गया। ये सीरीज ने बस प्रेरणा ही ली थी, पूरी तरह से नकल नहीं की थी, लेकिन इसने कई दूसरे नकलची शोज को आगे का रास्ता जरूर दिखा दिया भाई। उदाहरण के लिए स्ट्रीट शार्क को ले लीजिए, जो सड़क पर उछलती शार्क जैसा लगता है, ना कि अपराध से फुर्ती से लड़ने वालों की तरह। लेकिन इस शो ने अपने शो के लिए टीनेज म्यूटेंट टर्टल्स की कहानी का सहारा लेते हुए इसे हल कर लिया। जहां हमारे फेवरेट निंजा टर्टल रेडियो धर्मी रिसाव के संपर्क में आने के कारण बदल गए थे, वहीं स्ट्रीट शार्क एक जीन स्लैमर डिवाइस का परिणाम है, जिसमें 4 किशोर लड़के रिवर्स मरमिड में बदल जाते हैं, यानी इंसानी धड़ पर शार्क के सर। समुद्र में जाकर जिंदगी बिताने के बजाय ये नई नवेली हाइब्रिड शार्क्स क्राइम से लड़ती है, ठीक निंजा टर्टल्स की तरह। 1994 से 1997 तक चली ये सीरीज अपने 3 सीजन में रिपस्टर, जैब, स्ट्रीक्स और बिग स्लैम के कारनामे दिखाती थी। शो ने टर्टल्स के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के प्रति लगाव की भी नकल की, जहां ये शार्क्स शहर में घूमने के लिए स्केटबोर्ड, रोलर ब्लेड और मोटर बाइक वगैरह यूज करते हैं। लेकिन इतनी नकल उतारने के बावजूद शार्क्स कभी टर्टल्स जितनी हिट नहीं हुई। शो ने अपनी खुद की टॉय लाइन भी लॉन्च की, जिसमें 90 के दशक के कुछ सबसे खराब फैशन ट्रेंड्स के साथ टॉय शार्क्स को शामिल किया गया था। बाप रे, जरा उन स्वेट बैंड्स को तो देखिए। लेकिन निंजा टर्टल्स की अब तक की सबसे आलसी नकल है ये, क्या मुझे सचमुच बताना पड़ेगा? ये बुद्धुओं वाली बात होगी, है ना? वो है कुंग डू फाइनोपॉजी। 2009 में रिलीज हुआ ये शो पार्टी में लगभग 20 साल देर से पहुंचा। शायद उन्हें लगा हो कि इतना समय हो गया है, लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये निंजा टर्टल्स की नकल है। यहाँ तक कि बैक स्टोरी भी बेमने ढंग से
घड़ी हुई लग रही थी, क्योंकि इसमें 4 डायनासोर्स का एक गिरोह था जो अंतिम हिमयुग में बर्फ में जम गए थे और बर्फ पिघलने के बाद अपना कुंग-फू टैलेंट दिखाना फिर से उन्होंने शुरू कर दिया ताकि वो अपराध से लड़ सकें। पर समस्या यह है कि डायनासोर दुनिया से 66 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो चुके थे, यानी दुनिया के पहले हिमयुग से बहुत पहले। इसके अलावा कुंग-फू की शुरुआत आज से 4000 साल पहले प्राचीन में हुई, यानी शो के लॉजिक के मुताबिक कुंग-फू का आविष्कार डायनासोर्स ने किया था। माना कि कार्टून्स का लॉजिक ऐसा ही होता है, पर बच्चों को ये जरा भी पसंद नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि शो महज एक सीजन के बाद डायनासोर्स की तरह हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन ये तो एक नमूना मात्र है। टीनेज निंजा म्यूटेंट टर्टल्स की बेशुमार नकलों का, जिसमें अपराध से लड़ने वाले बहुत से दूसरे म्यूटेंट जानवर शामिल हैं, जिनमें वाइल्ड वेस्ट काउ बॉयज ऑफ मू मेसा की गायें, रोड रोवर्स के कुत्ते और यहाँ तक कि बाइकर माइस फ्रॉम मार्स के चूहे भी शामिल हैं। क्या आपने इनमें से कोई शो देखा है? नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। या अगर आप ओरिजिनल टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल के एक लॉयल फैन हैं, तो लाइक बटन को दबाकर अपना समर्थन दें। एस्केप गोट, आपकी सबसे पसंदीदा ड्रिंक कौन सी है? क्या आप गेटोरेड पीते हैं या शायद बकरी का मिल्क शेक? क्या मेरी बातें सुनकर आपको बकरी का दूध पीने का मन हो रहा है? शायद नहीं, क्योंकि बकरी का दूध इतना स्वादिष्ट नहीं लगता, जिससे इसे बेचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई चीज बच्चों को बेचना चाहते हैं तो कार्टून्स के जरिए ऐसा करना बढ़िया रहेगा। कार्टून बड़े चटक, रंग बिरंगे और मजेदार होते हैं, सो बच्चे कुछ भी खरीद लेंगे अगर उसे एनिमेटेड रूप से पेश किया गया हो तो। शायद इसलिए चाइनीज फूड कंपनी सानियुआन फूड्स ने बेकरी के दूध के अपने ब्रांड मिरेकल स्टार को द वियर्ड वंडरफुल एंड डिलाइटफुल स्टार नामक कार्टून के जरिए प्रमोट करने का फैसला किया। लेकिन ये एक ओरिजिनल कार्टून बनाना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए कंपनी ने शॉर्टकट अपनाते हुए द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गमबॉल को पूरी तरह से कॉपी कर लिया। कार्टून नेटवर्क का ये शो पहली बार 2011 से 2019 तक प्रसारित किया गया था और ये एक मानव रूपी बिल्ली गमबॉल और उसके दत्तक भाई पैरों वाली गोल्डफिश डार्विन के कारनामों के इर्द गिर्द घूमता है। ये एक ऐसी बात है जो मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बोलनी पड़ेगी, लेकिन गमबॉल का बाकी का परिवार भी उतना ही बेतुका है, क्योंकि इसमें उनकी खरगोश बहन अनेस और घर पर रहने वाले उसके खरगोश पिता शामिल हैं। वहीं डिलाइटफुल स्टार सीरीज किकी नाम की एक मानव रूपी बकरी पर आधारित है, जिसके पास क्वैक नामक बात कर सकने वाला एक पालतू मेढक है जो घर में उसके साथ रहता है। किकी के माता पिता दोनों ही बकरियां हैं, लेकिन उसकी कोई छोटी बहन नहीं है जो चाइना की इकलौती संतान वाली नीति की तरफ इशारा करता है। मिरेकल स्टार ने जानवरों की प्रजातियों को भले ही बदल दिया हो, पर शो की आर्ट स्टाइल और निर्देशन हूबहू गमबॉल की तरह है। जरा इन सीन्स को अगल बगल लगाकर एक नजर डालें। सेट के डिजाइन से लेकर कैरेक्टर्स की हरकतें तक एकदम एक जैसी हैं। मिरेकल स्टार बनाने वालों ने अपनी खुद की स्टोरी बनाने तक की जहमत नहीं उठाई, बल्कि गमबॉल की ये स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट कर दी। मिरेकल स्टार 2014 से 2017 तक प्रसारित किया गया था, जिससे बहुत ही खराब रिव्यूज मिले और इस वजह से मात्र 12 एपिसोड के बाद इसको रोक दिया गया। यानी इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मिरेकल स्टार ओरिजिनल गमबॉल जितनी लोकप्रियता कभी हासिल नहीं कर सका। वही अपना एटीट्यूड दिखाते हुए द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ ग्लोब गमबॉल ने अपनी इस विवादास्पद नकल को बड़े मजेदार अंदाज में संबोधित किया। उन्होंने द कॉपी कैट्स नामक एक और एपिसोड जारी किया, जिसमें गमबॉल और डार्विन भ्रमित हो जाते हैं जब वे चीची नामक एक बकरी और रिबिट नामक एक मेंढक से मिलते हैं, जो हर बात और काम में उन दोनों की नकल करते हैं। एपिसोड में आगे पता चलता है कि ये दो नक्काल उनकी नकल करके ऑनलाइन पैसा कमाते हैं, यानी मजाक उड़ाकर अपना बदला पूरा कर ही लिया। इनमें से कौन से नकलची कार्टून्स आपको सबसे घटिया लगे? वहीं दूसरी तरफ ऐसा भला कोई नकली कार्टून है जो आपको ओरिजिनल वाले से ज्यादा अच्छा लगा हो? जो भी हो अपनी राय में नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।